हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 7th चैप्टर और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 8। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एलसी परपथ में वैद्युत दोलन, एलसी परपथ में इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस होते हैं बच्चों, उनकी आज चर्चा करनी है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रिकल oscillations in an LC circuit। तो आज का टॉपिक बच्चों एलसी परपथ में वैद्युत दोलन। तो इस टॉपिक को समझने के लिए बच्चों हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि हम किस परपथ की बात कर रहे हैं, परपथ कैसा होगा उसको सबसे पहले समझना है। तो देखें बच्चों, जैसे ये हमने एक नगण्य प्रतिरोध वाली एक कुंडली, प्रेरक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है, उसको संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर इस संधारित्र की जो धारिता है वो C है और इसको हमने कनेक्ट किया है बच्चों, लाइन थोड़ी सी तिरछी हुई बेटा, इसको जोड़ा एक मोर्स की से। ये मोर्स कुंजी है बच्चों। और यहाँ हमने एक विद्युत वाहक बल का स्रोत यानी एक बैटरी या सेल कनेक्ट किया। तो ये परपथ हमने बनाया। तो ये बैटरी है बच्चों, ये कुंडली है और ये संधारित्र है और ये है मोर्स की। इसको क्या कहते हैं बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोर्स कुंजी है। दैट इज MORSE, मोर्स की। तो होगा क्या, पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। देखें, इस समय इस बैटरी से न तो संधारित्र कनेक्ट है न प्रेरकत्व कनेक्ट है। ये सिचुएशन ये हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ देखें, हम इस मोर्स कुंजी को दबाएंगे तो इसको दबाते ही देखें ये वाला परपथ पूरा हो जाएगा और इस बैटरी से इस परपथ में धारा बहने लगेगी। बात समझना ध्यान से। मैंने इस कुंजी को यहाँ से प्रेस किया और इस पर दबा दिया तो ये परपथ कंप्लीट। प्रेरकत्व परपथ से हमारा बाहर है, कुंडली बाहर रही, सर्किट में कनेक्ट नहीं हुई है। तो यहाँ से धारा चलेगी और इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी, इस पर आवेश संचित हो जाएगा और जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इससे धारा बहना बंद हो जाएगी। अब धारा बहना बंद हो गई, इस पर आवेश आ चुका है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस मोर्स कुंजी को जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इससे फ्लेक्सिबल होती है, जैसे स्प्रिंग को दबा दें तो छोड़ने पर वो फिर फैलने लगती है। तो ये जो पत्ती है एक तरीके से इसको हमें दबाना पड़ेगा, तब ये परपथ में कनेक्ट करेगा इस संधारित्र को और बैटरी को, और छोड़ते ही ये उठ के इस वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगी। यानी अब बैटरी परपथ से बाहर हो गई और ये किससे जुड़ गया? संधारित्र L के साथ। हम ये कह सकते हैं कि क्या सिचुएशन बनी बच्चों, कुछ इस तरीके की। बात समझ चुके हैं आपके नहीं? एक बार फिर सुने क्योंकि उसको समझना ज़रूरी है। हमने इस मोर्स कुंजी को दबाकर इस संधारित्र को फुली चार्ज कर लिया और इसको छोड़ दिया। छोड़ते ही ये कुंजी अब इस परपथ से कनेक्ट हो गई और एलसी परपथ तैयार हो गया। इस तरीके से मैं यहीं बनाता हूँ बच्चों, ठीक है। जैसे
यानी अब एल और सी का परपथ कंप्लीट, बैटरी अलग हट गई, तो हम ये कह सकते हैं। और संधारित्र फुली चार्ज हो चुका है। या यहाँ हम ये चाह रहे थे बच्चों कि कम स्पेस में काम चल जाए, तो यहाँ साइड से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब ये सर्किट ये हो चुका है, ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, और ये कुंडली इस तरीके से जुड़ गए हैं L, ये स्थिति हुई। अब संधारित्र बच्चों फुली चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी प्लेट्स पर इधर नेगेटिव चार्ज। तो अब ये संधारित्र इस कुंडली में विसर्जित होना प्रारंभ कर देगा, इसमें विसर्जन शुरू हो जाएगा, धारा बहने लगेगी इस दिशा में प्लस से माइनस की ओर। समझ रहे हैं? तो देखें t बराबर, और यहीं से हम अब काउंटडाउन शुरू करते हैं, यहीं से अब इसके प्रेक्षण लेना शुरू करते हैं, यहीं से इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस की शुरुआत करते हैं कि जब हमारा संधारित्र फुली चार्ज है तो टाइम को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि लेट यानी माना t बराबर 0 पर, ये t बराबर 0 यानी यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी ये इससे कनेक्ट ही हुआ है और हमारा संधारित्र फुल चार्ज है, तो उस पर कितना आवेश है, चार्ज जो है संधारित्र की प्लेटों पर, ये साफ साफ लिखते हैं t बराबर 0 पर संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की, शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्लेट्स पर आवेश उस समय कितना है, Q0 है। तो इस समय बच्चों इस संधारित्र में ऊर्जा संचित हुई होगी, इसमें ऊर्जा स्टोर है, किस फॉर्म में, इस प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है प्लस से माइनस की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र ऐसे, तो इसमें ऊर्जा संचित है बच्चों कितनी ऊर्जा संचित है, संचित ऊर्जा संधारित्र में, संधारित्र में संचित ऊर्जा जो है UE, इस समय इसमें वैद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ Q0 स्क्वायर अपॉन C। ठीक है बच्चों, हाफ Q0 स्क्वायर अपॉन C ऊर्जा इसमें संचित है। और जैसे ही ये इसके संपर्क में आएगा, यानी जैसे ही ये परपथ कंप्लीट होगा, जैसे ही ये मोर्स कुंजी इससे टच होगी, इसका विसर्जन प्रारंभ हो जाएगा और धारा प्लस से माइनस की ओर चलना स्टार्ट कर देगी। यानी अब सेकंड पोजीशन बनाते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन, इसको पोजीशन नंबर 1 डाल दिया मैंने। अब सेकंड पोजीशन में क्या होगा बच्चों, तो देखें वैद्युत दोलन किस तरीके से होंगे। इस समय t बराबर 0 पर धारा भी शून्य है, अब यहाँ से धारा बहना शुरू हुई है, इसका विसर्जन शुरू हुआ है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बहना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है ना, धारा बहना प्रारंभ होने लगी। तो बच्चों देखें धारा अब बढ़ रही है, धारा बढ़ रही है, और जैसे ही ये टोटली विसर्जित हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, धारा बहना बंद हो जाएगी। और पहले तो मतलब मैक्सिमम होगा, तो इसका हम साथ साथ ग्राफ भी खींचेंगे। तो इस समय ये बात आपको पता लग गई कि जैसे ही ये इसके संपर्क में आया, इसमें धारा बहना प्रारंभ हो गई और धारा बढ़ रही है। धारा कैसी हो रही है, बढ़ रही है, पहले 0 थी, 0 से बढ़ी और एक महत्तम मान तक पहुंचेगी बच्चों, और फिर शून्य हो जाएगी। और उस समय जब ये टोटली डिस्चार्ज हो चुका होगा, ऊर्जा वो जो इसमें वैद्युत ऊर्जा संचित थी वो अब
चुंबकीय ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो जाएगी। कैसे कि जब इस कुंडली में धारा बह रही है तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा धारा के बहने से। हाँ बताएं, एक सेकंड। हाँ तो बच्चों हम ये कह रहे थे कि जब इसमें धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने से इसमें वो चुंबकीय क्षेत्र, ये वाली जो ऊर्जा थी इसमें चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो गई, और उस समय इसमें जो ऊर्जा होगी बच्चों यूबी चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित होगी। तो प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा जो होगी एल, प्रेरकत्व एल में या कुंडली में संचित ऊर्जा यूबी बराबर हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक पढ़ाया था उस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले चैप्टर में। तो ये ऊर्जा इसमें कन्वर्ट हो गई, यानी जो विद्युत ऊर्जा जो थी वो चुम्बकीय ऊर्जा में संचित हो गई और ये संधारित्र डिस्चार्ज हुआ। अब क्या होगा बच्चों, जब यहाँ से धारा बह रही थी तो धारा में चेंजिंग हो रही थी। धारा जब संधारित्र का विसर्जन हो रहा था तो धारा शून्य से थोड़ी बड़ी थी, तो धारा का परिवर्तन होने के कारण बच्चों इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो एक प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा और उसकी दिशा सदैव इस मुख्य धारा का विरोध करेगी। मुख्य धारा घटने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे संधारित्र डिस्चार्ज होता जाएगा आवेश की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो बच्चों उसी दिशा में एक प्रेरित धारा भी बहेगी, जिससे अब वो क्या करेगी, जो प्रेरित धारा इसमें बह रही है वो इसी मुख्य धारा की दिशा में ही बह रही है, तो वो धारा साथ में ही इस संधारित्र को चार्ज कर देगी, आवेशित कर देगी। तो तीसरी स्थिति क्या हुई, तो यहाँ पर बच्चों क्या था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। यानी मैं ऐसे दिखा देता हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से होंगी। यानी अब वो ये जो ऊर्जा, यहाँ जो ऊर्जा थी यू ई, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, यू बी में। बात समझ गए बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों तीसरी स्थिति में कि ये संधारित्र क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, लेकिन अब प्लेटों पर विपरीत दिशा में आवेश उत्पन्न होगा। इस तरीके से सिचुएशन बनेगी। तीसरी स्थिति में संधारित्र का चार्ज होना दिखा रहे हैं, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा तो धारा बहना बंद हो जाएगी। तो अब इधर आ चुका है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और इधर आ चुका है नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर क्या था बच्चों, स्टार्टिंग में ऊर्जा यू ई के रूप में संचित थी, यहाँ यू बी के रूप में संचित हो गई। फिर लौट के यही ऊर्जा कन्वर्ट हो गई किसमें, विद्युत ऊर्जा के रूप में, फिर यू ई के रूप में संचित हो गई, और यहाँ यू बी हो गया शून्य। यहाँ क्या था बच्चों, यू बी शून्य था, इसमें कोई चुंबकीय ऊर्जा नहीं थी। तो बात समझते चलना ध्यान से, बड़ा ध्यान से सुनने वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अब क्या होगा बच्चों, अब ये संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो गया, अब धारा बहना बंद हुई। अब ये इसमें वैद्युत ऊर्जा आ चुकी है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में वो ऊर्जा संचित हो चुकी है। तो अब ये फिर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। यहाँ फुली चार्ज था, डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ। अब जब चार्ज हो गया तो अब ये डिस्चार्ज होना शुरू करेगा संधारित्र। तो चौथी स्थिति में यहाँ बना देता हूँ बच्चों। लेकिन अब क्या होगा, अब धारा का मान पहले बढ़ेगा, अभी शून्य है, और इस प्रेरण कुंडली में अब जो स्थिति होगी, अब बच्चों पॉजिटिव इधर है तो धारा अब इस दिशा में बहेगी, तो अब धारा इस दिशा में बहने लगी, धारा की दिशा बदल गई बच्चों। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो बल रेखाएं ऐसे थीं, अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होने लगी, तो अब बल रेखाएं ऐसे हो गई।
समझ रहे हैं ना। तो अब ये डिस्चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया। तो देखें बच्चों कैसे फ्लक्चुएशंस हुए कि वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदली, धारा का मान शून्य से बढ़ा, और यहाँ क्या हुआ कि वैद्युत ऊर्जा जो यूई थी वो कन्वर्ट हो गई यूबी में, और फिर यहाँ ये संधारित्र चार्ज हुआ, फिर जो ऊर्जा यहाँ यूई आ गई थी, अब यूई फिर यहाँ कन्वर्ट हो गई यूबी में, यानी यहाँ पर फिर यूबी हो गया और ये संधारित्र डिस्चार्ज हो गया, यूई हो गया शून्य। तो बच्चों क्या होता है, शॉर्ट में समझ लें, संधारित्र चार्ज होता है तो उसमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। ये ऊर्जा डिस्चार्ज होते समय जब ये डिस्चार्ज हो जाता है और जब पूर्ण रूप से डिस्चार्ज होता है तो कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में वो ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये चुंबकीय ऊर्जा इसमें धारा प्रवाहित करती है, क्योंकि वैद्युत प्रेरण की घटना से, क्योंकि धारा का मान नियत नहीं होता है बच्चों, बढ़ता है घटता भी है, तो प्रेरण की घटना से फिर इसमें जो धारा बहती है वो फिर इसको संधारित्र को चार्ज कर देती है, यानी इसकी जो चुंबकीय ऊर्जा थी वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही साइकिल चलती रहती है, संधारित्र आवेशित होता है, निरावेशित होता है, ठीक है, ये होता रहता है, जबकि बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये बच्चों धारा का मान जो पहले बढ़ता है और फिर महत्तम मान तक पहुंचता है, फिर शून्य हो जाता है, फिर विपरीत दिशा में उसी मान तक बढ़ता है, फिर शून्य हो जाता है। तो एक तरीके से यहाँ एक दोलनी धारा, वाइब्रेटरी करंट फ्लो होने लगी, जिसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरीके से होगा, यानी जो धारा है पहले बढ़ रही है, मैक्सिमम हुई, फिर घट के शून्य हुई, फिर विपरीत दिशा में। देखें यहाँ की स्थिति देखें, यहाँ धारा क्लॉकवाइज थी और यहाँ देखें एंटी क्लॉकवाइज वही थी, तो विपरीत दिशाओं में है धारा। तो इस तरीके से ये स्टार्ट हो जाता है वैद्युत धारा का दोलन। इसको हम दोलनी धारा कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे? दोलनी धारा। तो दोलन स्टार्ट हो गए बच्चों। अब व्यवहारिकता में क्या होता है कि इन दोलनों का आयाम निरंतर कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ऐसी कोई कुंडली संभव नहीं है जिसमें कुछ प्रतिरोध न हो, क्योंकि कुंडली तार की ही बनाई जाएगी, तो उसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा खर्च होती रहेगी, क्योंकि I²R। आपने आप कहोगे आपने टाइम नहीं लिखा, मतलब टाइम का भी होता है। चलिए हम T न लिखें तो यानी हम एकांक समय की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों प्रतिरोध के कारण इस कुंडली का हम ये कर सकते हैं कि नगण्य प्रतिरोध की ले लें, लेकिन शून्य प्रतिरोध की कोई कुंडली नहीं बन सकती, वो एक आदर्श स्थिति हो जाएगी। अगर इस कुंडली का प्रतिरोध, इस परपथ का प्रतिरोध शून्य हो तो ये दोलन कभी कम नहीं होंगे और एक नियत आयाम के दोलन होते रहेंगे। इनको कहते हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशंस, नियत आयाम के दोलन होंगे बच्चों। लेकिन चूंकि कुंडली में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, इसलिए इस ऊर्जा की जो ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही थी, उस कन्वर्जन के समय, धारा के बहते समय ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती रहेगी और दोलनों का जो आयाम है वो कम होता चला जाएगा। तो व्यवहारिकता में कैसा होगा बच्चों? जैसे अभी तो धारा इतने एम्पलीट्यूड की थी, फिर कम होती चली जाएगी। प्रैक्टिकली ऐसा होगा। इनको कहते हैं अवमंदित दोलनी धारा। ये कौन सी धारा हुई बच्चों? अवमंदित दोलनी धारा, यानी डैम्प्ड ऑसिलेटरी करंट। ठीक है बच्चों, अगर हम जो ऊर्जा का लॉस हो रहा है, ऊर्जा का जो लॉस हो रहा है, जो ऊर्जा घट रही है, ऊर्जा नष्ट हो रही है, उतनी ही ऊर्जा उतने ही फ्रीक्वेंसी से, उतने ही अंतराल से उसको मिलती रहे इस परपथ को, तो उसके ये दोलन नियत बने रहेंगे। इनका आयाम इस तरीके से नियत बना रहेगा, घटेगा नहीं। तो इस प्रकार के दोलन पोषित दोलन कहलाएंगे। कौन से? पोषित।
कैसे कहलाएंगे बच्चों? पोषित कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों नीचे स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं देख लूँ और इसका आप स्क्रीनशॉट लें। इतना तो आ रहा है। हाँ तो बच्चों अब इसकी गणितीय विवेचना करेंगे कि इन दोलनों की आवृत्ति कितनी होगी, धारा कितनी होगी, आवेश की मात्रा किस समय कितनी होगी। इन चीज़ों को समझने के लिए देखें, यहाँ पर जब संधारित्र फुली चार्ज था, अभी मैंने बताया था कि एट टाइम टी, एट टी इक्वल्स टू 0 संधारित्र की प्लेटों पर चार्ज कितना था? आवेश चार्ज कितना था बच्चों? Q नॉट। ठीक है, और इस समय धारा भी कितनी थी? 0 थी। तो अभी धारा की बात नहीं कर रहे। अब जैसे ही ये डिस्चार्ज होना प्रारंभ हुआ, धारा बहने लगी, 0 से धारा का मान बढ़ने लगा और संधारित्र निरावेशित होने लगा और संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश की मात्रा है वो कम होने लगी। तो किसी समय t पर, एट टाइम t, किसी टाइम t पर, एट टाइम t चार्ज कितना है? मान लीजिए Q, चार्ज है Q। तो बच्चों देखो, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? Q/C। B बराबर क्या होता है? Q/C। धारिता वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ाया था बच्चों। अब उस समय इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि धारा जब बढ़ रही है, 0 से बढ़ रही है, संधारित्र जब डिस्चार्ज हो रहा है, तो चुंबकीय धारा के मान बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। संधारित्र के सिरों, वो प्रेरक कुंडली के जो कुंडली है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा बच्चों? -L/dI/dt। ठीक है, क्यों? ये आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना हुआ इस प्रेरण कुंडली में, ये जो कुंडली है उसमें इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये आप पीछे पढ़ के आए हैं। तो अब इस कंडीशन में हम किरचॉफ का नियम लगाएं। किरचॉफ के नियम से कितना हो जाएगा बच्चों? नेट विद्युत वाहक बल, मतलब वोल्टेज यहाँ कितना हुआ? देखिए यहाँ विभवांतर इतना है संधारित्र की प्लेटों पर और कुंडली में इतना विद्युत वाहक बल है, तो नेट कितना हुआ? Q/C -L/dI/dt बराबर 0। 0 क्यों आया बच्चों? क्योंकि अभी बैटरी तो कोई कनेक्ट है नहीं, ना तो कोई विद्युत वाहक बल, बाह्य विद्युत वाहक बल का कोई स्रोत है, बैटरी से संबंध तो हट गया है, और न कोई प्रतिरोध है यहाँ पर जिससे कि हम IR करें। प्रतिरोध भी 0 है। हम ये मान के चले हैं कि इस परपथ में ये जो कुंडली है वो बहुत नगण्य प्रतिरोध की है। तो ये कंडीशन बनेगी बच्चों किरचॉफ के नियम से। तो अब देखिए, यहाँ एट टाइम t की बात करें, जब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश इतना रह गया था और उस समय ये संधारित्र डिस्चार्ज हो रहा था, उस समय उसमें विसर्जन धारा कितनी थी? उसके विसर्जन से जो धारा थी वो कितनी होगी बच्चों? I बराबर -dQ/dt, क्योंकि धारा बराबर dQ/dt होता है। लेकिन यहाँ माइनस इसलिए लगाया है कि जब संधारित्र विसर्जित हो रहा है तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा घट रही है, उसके घटने से माइनस का चिन्ह लगाया है। तो देखें, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q/C -L/d/dt और I के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? तो मैंने यहाँ कैपिटल I बना दी, एक सी I रखो बच्चों। I बराबर इतना है,
कितना, माइनस डी क्यू ओवर डी टी बराबर 0। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो Q अपॉन सी प्लस एल डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी टू क्यू एल से डिवाइड कर दूँ तो, और इस टर्म को पहले लिख दूँ तो डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी, एल से डिवाइड किया है ना तो एल यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ से हट गया एल, यहाँ से डिवाइड हो गए, डी क्यू रह गया इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आवेश के लिए इक्वेशन आ गई बच्चों। तो अब हम इसको हटाएंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। हाँ तो बच्चों अब आगे चलेंगे। ये आवेश की इक्वेशन आ गई है। तो इस इक्वेशन को ही देख के बच्चों एक बात पता चल रही है कि ये जो वैद्युत दोलन हो रहे हैं वो सरल आवर्त गति की आपने एक समीकरण पढ़ी थी 11th में, जो सरल आवर्त गति यानी SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इसकी इक्वेशन आपने पढ़ा था कि एल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई होता है या एल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई बराबर 0 होता है, और एल्फा को हम क्या लिखेंगे, d2 बाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की टाइप की आ गई। देखें ये भी सरल आवर्त गति की समीकरण थी। तो यहाँ एक तरीके से सरल आवर्त गति वाले ही कंपन हो रहे हैं जिनको हमने वैद्युत दोलन कहा है। उन वैद्युत दोलनों की प्रकृति मतलब सरल आवर्त गति वाले कंपनों की है बच्चों। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही फॉर्म में इक्वेशन आ रही है, तो कंपेयर करें तो यहाँ देखिए, यहाँ बाई के स्थान पर केवल Q है, कितना है बाई, और ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। ये जो वैद्युत दोलन हो रहे हैं, कभी वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा बदलती है, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा बदलती है, धारा बढ़ती है फिर शून्य होती है, फिर विपरीत दिशा में बढ़ती है फिर शून्य होती है। ये उसके जो वैद्युत दोलन हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों। तो इस सरल आवर्त गति की इससे तुलना करें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ देखिए 1 अपॉन एल सी के स्थान पर है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया 1 अपॉन एल सी, या ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये वैद्युत दोलनों की आवृत्ति आ गई बच्चों। और ये भी पता चल गया कि सरल आवर्त गति है। बोला गति को यहाँ कोई कण गति नहीं कर रहा है, मतलब उसके जो कंपन हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही वाइब्रेशन कर रहे हैं, उसी टाइप की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों। ये आपको पता लग रहा है ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, आपने मैथमेटिक्स में अवकल समीकरण पढ़ी थी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसी के आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई। लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो ओमेगा के स्थान पर बच्चों 2 पाई एफ लिखोगे, तो 2 पाई एफ बराबर इतना, तो एफ बराबर कितना 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, तो इतना हो जाएगा। मैंने कुछ ज़्यादा नीचे लिख दिया बच्चों, मुझे स्क्रीन में देखना पड़ेगा मोबाइल की कि यहाँ तक हाँ आ रहा है, उसमें नोट हो रहा है। तो चलें बच्चों, ये वैद्युत दोलनों की हमने आवृत्ति भी निकाल ली। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और कर लेते हैं। तो देखें हम ये मान के चल रहे हैं, ये बच्चों बन कैसा लिखा है, अच्छा ये पहले फिगर बना हुआ था उसका बन है। तो अब बात करते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है बच्चों। तो माना समीकरण 1 का हल इस प्रकार है। क्या मान लिया, Q बराबर, ये क्वेश्चन बच्चों आवेश की है, Q बराबर a cos ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t। मान लो ये हल है इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से dq ओवर, अगर ये इसका हल है इस इक्वेशन का, तो Q का ये मान इनको संतुष्ट करेगा। Q का ये जो सॉल्यूशन हमने माना अगर इस इक्वेशन में रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बच्चों हम एक तो dq
d2q/dt² चाहिए, तो पहले क्या करें, dq/dt अवकलन किया t के सापेक्ष, तो dq/dt बराबर क्या मिलेगा, इसका कितना होगा बच्चों, -a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस b ओमेगा कॉस ओमेगा t। अब क्या करें, एक बार पुनः अवकलन करें, d2q/dt² बराबर, इसका फिर अवकलन करिए तो -a ओमेगा² कॉस ओमेगा t माइनस b ओमेगा² साइन ओमेगा t। ये आ गया। तो ये मान कहाँ रख दें, q का मान और d2q/dt² का मान, दैट ये क्वेश्चन नंबर 3 है। समीकरण 1 में q व d2q/dt² के मान रखने पर, ये मान रखते हैं, तो देखें d2q/dt² दैट इज दिस -a ओमेगा² कॉस ओमेगा t माइनस b ओमेगा² साइन ओमेगा t, क्लियर, प्लस कहाँ गई, देखो एक बात रह गई, एक बात ये लिखने को रह गई कि बच्चों 1/LC जो हमारा है वो क्या है, इस 1/LC ओमेगा² है। तो इस इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे भी लिख सकता था, या इस कन्वर्जन के बाद ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, d2q/dt² प्लस ओमेगा² q बराबर 0। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर A। इक्वेशन नंबर A, इसको फर्स्ट माना है तो इसमें रख रहे हैं, तो dtq/dt²। अब बच्चों मुझे देखना पड़ेगा बोर्ड का ये इतना पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रही है बच्चों इक्वेशन, कोई टेंशन नहीं। तो ये वैल्यू आ गई जो यहाँ रख दी है बच्चों इस टर्म की, प्लस ओमेगा² और q कितना है, दिस वन। अब देखें अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो बच्चों ये टर्म इससे कट जाएगा और ये टर्म इससे कट जाएगा। देखो मैं कर ही देता हूं, माइनस, अरे वासुदेव एक सेकंड बच्चों, सॉरी वासुदेव, कॉस ओमेगा t माइनस b ओमेगा² साइन ओमेगा t प्लस a ओमेगा² कॉस ओमेगा t प्लस b ओमेगा² साइन ओमेगा t बराबर 0। तो देखें -a ओमेगा² कॉस ओमेगा t प्लस a² ओमेगा² कॉस ओमेगा t माइनस b ओमेगा² साइन ओमेगा t प्लस b ओमेगा² साइन ओमेगा t, दैट इज 0 = 0, दैट इज इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब समीकरण 2 समीकरण 1 का हल है। अतः समीकरण 2 समीकरण 1 का हल है। ठीक है बच्चों, अब अभी पूर्ण रूप से हल, एग्जैक्ट हल अभी नहीं मिला है हमें। ए और बी हमने स्वेच्छा से चुने गए नियतांक थे, इनकी वैल्यूज़ भी निकालनी है, तो इसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस लगानी होंगी। कंडीशन क्या है बच्चों, देखें एट t = 0 चार्ज = 0 और करंट भी 0, दैट इज dq/dt, उस समय धारा बहना प्रारंभ नहीं हुई थी। तो ये कंडीशन लगाएंगे, दैट इज t बराबर 0 पर q बराबर q0 समीकरण, उसमें समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए q बराबर कितना रखना है, q0, तो q0 बराबर
t बराबर 0 लिखना है तो यहाँ a cos 0 हो गया, a cos 0 प्लस b sin 0, तो sin 0 0 तो ये 0 हो गया और cos 0 1, ये पद 0 हुआ तो Q0 बराबर a प्लस 0, तो a बराबर आ गया Q0, एक वैल्यू मिली। ठीक, अब क्या करें, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर बी, क्योंकि 3 मैंने इसको मान लिया है बच्चों। या ऐसा करता हूँ, इसको 3 और इसको मान देता हूँ 4। इसमें क्या कंडीशन लगा दें कि आई बराबर टी इक्वस टू 0 पर डी क्यू ओवर डी टी 0, टी बराबर 0 पर डी क्यू ओवर डी टी बराबर 0 कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखिए। तो यहाँ 0 हो गया बच्चों, 0 बराबर माइनस ए ओमेगा साइन 0 क्योंकि टी 0 प्लस बी ओमेगा कॉस 0। तो देखें 0 बराबर ये पद 0 हुआ प्लस बी ओमेगा रह गया, यानी बी ओमेगा बराबर 0 और ओमेगा 0 हो नहीं सकता, तो बी इक्वल्स टू आ गया 0, चूँकि ओमेगा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओमेगा तो शून्य हो ही नहीं सकता, यानी दोलन ही खत्म हो गए, फिर तो आवृत्ति नहीं रही। ओमेगा की वैल्यू तो इतनी होती है बच्चों, जो कि एल के मान और सी के मान पर डिपेंड करती है कि एल कितना है, सी कितना है परपथ में, उतनी फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन से निकल आती है। तो ये वैल्यूज़ जो हमारी आ गई, ये हम कहाँ रख दें, समीकरण 2 में, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसके बाद यहाँ करूँगा, इस चीज़ को हटाऊँगा। तो बच्चों अब वैल्यू पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन में सॉल्यूशन हमारा ये था बच्चों सेकंड, तो ये मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में अगर मैं ये वैल्यूज़ लिखूं तो आवेश चार्ज की इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, देखिए ए की जगह मुझे क्यू नॉट लिखना है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, क्यू बराबर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो चार्ज इस तरीके से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पर जो चार्ज है एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो इससे निकाला जा सकता है इस इक्वेशन से, यानी चार्ज भी एक पीरियडिकली घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि डिस्चार्ज होगा तब घटता जाएगा आवेश, शून्य होगा फिर चार्ज होगा फिर आवेश बढ़ेगा, तो पर्टिकुलर टाइम पर कितना है वो इससे पता लग जाएगा। और करंट कितनी होगी वो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये बच्चों यहाँ मैंने पुट किया है, बी तो 0 है इसलिए ये ख़त्म हो गया। अब समीकरण 3 में रख दूँ, समीकरण तो 2 व 3 में दोनों में रख रहे हैं, तो डी क्यू ओवर डी टी कितना रहेगा, यानी धारा कितनी आ गई बच्चों, माइनस क्यू नॉट ओमेगा, ए की जगह क्या रखेंगे क्यू नॉट, माइनस क्यू नॉट ओमेगा और साइन ओमेगा टी। अगर हम इसका अवकलन करें तब भी इसी सॉल्यूशन से यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, या तो वहाँ रख लें या इसका डी क्यू ओवर डी टी करेंगे तो यही आएगा बच्चों। साफ क्लियर हो रहा है। तो ये धारा के लिए हो गया विसर्जन धारा, यानी आई की वैल्यू, और ये चार्ज के लिए आवेश के लिए इक्वेशन हो गई, और ये विसर्जन धारा के लिए। तो बच्चों यहाँ देखें आवेश का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखें पीरियडिकली हो रहा है कि नहीं चेंजिंग। ये ग्राफ यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा बच्चों, यहाँ से, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, 90 पर जाके 0 होगा।
ये चार्ज के लिए है, आवेश के लिए। और यहाँ से देखें धारा के लिए तो बच्चों ये ऐसे होगा, नेगेटिव है तो धारा यहाँ शून्य से स्टार्ट होगी। ये करंट के लिए हो गया, ये विसर्जन धारा के लिए हो गया, और ये आवेश के लिए ग्राफ हो गया। तो बच्चों ये रहे वैद्युत दोलन एलसी परपथ में। तो आपने देखा एलसी परपथ में जो ऊर्जा संचित होती है संधारित्र में, वो डिस्चार्जिंग के समय डिस्चार्ज होकर के कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। फिर कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो प्रेरित धारा बह रही है उससे संधारित्र फिर चार्ज हो जाता है, और उससे फिर जो कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा थी वो संधारित्र में फिर वैद्युत ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। फिर संधारित्र डिस्चार्ज होगा, लेकिन अब विपरीत दिशा में धारा। तो यही क्रिया बच्चों चलती रहती है चार्जिंग की, डिस्चार्जिंग की। धारा का मान बढ़ता है, घटता है, शून्य होता है, विपरीत दिशा में होता है। यही उसके वैद्युत दोलन है एलसी परपथ के। तो बच्चों उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो बच्चों इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, ट्रांसफार्मर, जिसको हम कल पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे बच्चों। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।